सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसको हमको देखना है किसके बेसिस पे, नीट के बेसिस पे, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं ना, तो ये सेंटर ऑफ मास हमको कहाँ कहाँ पढ़ना, एनसीईआरटी में ये बांट बांट के दिया हुआ, क्लियर। लेकिन हम जो सीखेंगे तो इसका एप्लीकेशन हर जगह, इसका सिग्निफिकेंस हर जगह। जैसे कंजर्वेशन, उसमें दूसरा चीज है कि मान लिया इससे पहले हम ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन बताएं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी चीज को क्या किया, जैसे हिट किया है ना, मान लिया यहाँ पे टूट गया फ्रैगमेंट, टुकड़ा, फिर भी सेंटर ऑफ मास का वो क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। पार्टिकल कहाँ पर, पार्टिकल का जो अपना जो है ईच पार्टिकल का, उसका पाथ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तीसरी बात है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, वहां पर भी हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है 12 में, वहां पर भी हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, क्लियर। सेंटर ऑफ मास अगर इस टर्म को देखेंगे तो इस टर्म में मास का क्या होगा, सेंटर, मास का जो सेंटर होगा, जरूरी नहीं है कि एक्चुअली ज्योमेट्रिक सेंटर पे हो, समझ में आया। मतलब ये हुआ कि बॉडी हम दो तरह का देखते हैं ना, एक सिमेट्रिकल बॉडी देखते हैं, एक अनसिमेट्रिकल बॉडी देखते हैं। तो सिमेट्रिकल बॉडी जो होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम एजम्पशन लेके चलते हैं, होमोजेनस बॉडी देखा, जैसे रिंग है ना, फ्लाई व्हील है, तो होमोजेनस बॉडी स्फीयर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो सिमेट्रिकल बॉडी है एक्चुअली सेंटर पे होगा, क्लियर। दूसरी चीज है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में मास नहीं होता, वो लोकेशन होता है कि बॉडी का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन देखने के लिए, ठीक, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहना चाहिए, ओके रहना चाहिए, क्लियर है ना। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाएंगे या सेंटर ऑफ मास को जो पढ़ेंगे, तो एक चीज हम क्या देखेंगे, शेप या ज्योमेट्री बॉडी का, क्लियर। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे ना, कोई दिक्कत, अच्छा। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो बॉडी जो है क्या हो, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, चाहे एक्स वाई है, यानी कि प्लेन में देखेंगे, या एक्स वाई जेड है, कहाँ देखेंगे, स्पेस में देखेंगे, क्लियर ना। यही चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम अगर ध्यान से पढ़ें, ठीक, तो हम एक पोर्शन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक पोर्शन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों एक ही चीज को हम जब एक पार्टिकल्स, मान लिया कि अभी तक जो कार का स्पीड देख रहे हैं, है ना, एरोप्लेन देख रहे हैं, तो उसको क्या मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल। और जब हम इसको रिजिड बॉडी के तौर पे पढ़ते हैं तो क्या मानते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, x1 है, x2 है, लोकेट करते हैं ना, और जो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या हो, सेम। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहा है, इसी को सुपड़ा दे तो क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स। समझ में आया, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को सुपड़ा दे तो पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। इस सुपड़ाने का मतलब क्या हुआ, यानी कि पार्टिकल्स जो पढ़ रहे हैं
तो ओवरऑल किसके मोशन को पढ़ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के मोशन को पढ़ रहे हैं। बात समझे कि नहीं? यहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से क्या निकाल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। और यहां पर जो आप अभी तक जो पढ़ते आए हैं, क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं, वो पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स के किसको? सेंटर ऑफ मास के मोशन को। समझ में आया? और दूसरी चीज है कि जैसे ही हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे। ठीक। बॉडी में जो एक्सलेशन है, तो बॉडी में एक्सलेशन का काउज क्या है? फोर्स है। तो बॉडी में एक्सलेशन का काउज जो है फोर्स है। इसको मिटा देना। हम क्या लिखते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर डीपी बाय डीटी। देखो, जहां से चाहेंगे वहीं से पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट हम उठा सकते हैं। अभी हम क्या लिखे हैं? एफ बराबर डीपी बाय डीटी। यही एफ बराबर डी एम बी बाई डी टी होता है ना। अगर मास कांस्टेंट है, एम डीवी बाई, यही डीवी बाई डी टी क्या हो गया? एम ए हो गया। ये क्या है? सिंगल पार्टिकल्स के लिए ना। सही या गलत? अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लें, किसकी बात कर लें? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। एफ टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे ये भी कंसेप्ट हमको देखना होगा कि फोर्स जो हमारा लग रहा है, फोर्स का रिजोल्यूशन करते हैं ना, फोर्स का क्या होता है? कंपोनेंट होता है। फिर ऐड कर लेते हैं तो नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? और मोशन में हम किसको काउंट करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स को, नेट एक्सटर्नल फोर्स को। इसका मतलब कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके बीच में इंटरनल मोशन भी होगा ना, सॉरी इंटरनल फोर्स भी लगेगा ना। तो इंटरनल फोर्स जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। बात समझेगी नहीं? मान लिया कि अगर इधर लगा, फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इसको आप सिस्टम ऐसे ऐसे सीधे समझ सकते हैं कि अभी जो बताएं कि कोई चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स हमारा कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। बात समझे कि नहीं? जो हमारा पार्टिकल्स एक्सप्लोड किया, टूटा, तो वो किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल फोर्स की वजह से। उस पार्टिकल्स का पाथ अलग हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही तो पाथ वही कवर करेगा ना, पाराबोला। समझ में आया कि नहीं? क्लियर ना? अब हम आते हैं कि सेंटर ऑफ मास जब हम देखेंगे तो सीधा बात है कि सेंटर ऑफ मास, इसमें हम क्या देखेंगे? लोकेशन देखते हैं ना। बात समझेंगे ना? यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और इसका औकात तो यही है ना। अगर हमारा वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो हम किस पे देखेंगे? स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। अगर हमारा एक्स और वाई है तो हम कहां देखेंगे? प्लेन पे देखेंगे। और एक्स वाई जेड तीनों है तो हम स्पेस पे आराम से बांट बांट के देख सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? दूसरा चीज है कि आपको इस पर क्वेश्चन भी बनवाया था सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास पे आपको हम टू पार्टिकल्स है ना, दो पार्टिकल्स का हम क्या कर चुके हैं? बता चुके। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या देख रहे हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो मिनिमम कितना होगा? टू पार्टिकल्स ना। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक, एकदम कहीं से नहीं। इस पे आपने क्वेश्चन भी बनाया। इसमें एक पॉइंट और समझ लो। एक पॉइंट ये समझ लो कि मान लिया कि हमारा पार्टिकल है, ठीक, ये क्या है? m1। दूसरा पार्टिकल हमारा क्या है? मास m2 है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि
सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा ना, उसी, तो ये जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो किस मास के करीब होगा, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ देता। कल तो सेंटर ऑफ मास हम निकालना सिखा दिए, अब है ना, क्योंकि देखो अगर मास सेम है, जब आपका सिमेट्रिकल बॉडी है तब ना ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, अगर मास सेम नहीं है इसका मतलब कि वो किसी ना किसी के करीब जाएगा, हल्का वाले मास के करीब जाएगा या भारी वाले मास के करीब जाएगा। एकदम याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो वो लाई करेगा वो किसके तरफ, भारी वाले मास की तरफ, किसके तरफ, भारी वाले मास की तरफ। बात समझ में आया। लाइक तो अगर हम देखेंगे M1 की तरफ देखेंगे तो हम कौन सा मास लिखेंगे, अपोजिट मास लिखेंगे, M2, याद रखना फॉर्मूला में, बात समझा। उसके बाद हमारा जो है डिस्टेंस होगा, अब आए हमारा फिर क्या है, टोटल मास। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आगे हम ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, एक तो आपने क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास निकाला, दूसरा मामला क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास लाई किसके तरफ करेगा, है ना, तो जो भारी होगा उसके तरफ, उसका भी फॉर्मूला बता दो। क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल्स का, इसका देखेंगे 3 पार्टिकल्स का, ये ट्राई भी किया था कल। ठीक है, हम एक मास M1 यहां रखते हैं, एक मास M2 यहां रखते हैं और एक मास M3 यहां रखते हैं। क्लियर ना। अब एकदम सिंपल, आप लोग को सिखा चुके हैं, है ना। ये मान लिया ये डिस्टेंस जो है R, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज देखो, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये किसमें है, प्लेन फिगर हुआ ना, XY कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है ना, तो यहां पर हम कौन सा कोऑर्डिनेट, XY। आपको इससे पहले भी बता चुका है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सीधे क्या करेंगे, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो X का अलग Y पे। क्लियर ना। तो हम सबसे पहले किस पे देख लेते हैं, X पे देख लेते हैं, है ना। तो X पे देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास X पे कौन लाई कर रहा है, देखो M1 का जो कोऑर्डिनेट है ये 0 0, ये क्या हो गया M2, X क्या R, Y कोऑर्डिनेट क्या 0, समझ में आया। ये M3 जो है, M3 में ये डिस्टेंस हमको चाहिए ना, ये ना Y कोऑर्डिनेट होगा और X कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है R/2, इसका X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा R/2, ये निकालोगे ना, ये कैसे निकाल सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये क्या है 60 डिग्री ना, तो साइन 60 डिग्री बार क्या होगा P/H, नहीं यही निकालना ना, मान लीजिए X है, X/R, साइन 60 डिग्री बार क्या होता √3/2, तो X बराबर क्या हो जाएगा √3/2R, ये क्या निकल गया इसका √3/2R Y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब फिर वही फॉर्मूला वही कहानी, है ना। क्या लिखोगे M1 X1 यहाँ पे X1 में M1 X1, ये तो 0 हो जाए ना, प्लस M2 X2 M2 R प्लस M3 में X कोऑर्डिनेट कितना है M3 R/2, अब Y क्या हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, निकाल लोगे। अब हम कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप फिर किस पे चलिएगा Y पे, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए भी नहीं ना,
3 वाले के लिए m3 √3/2 बाय m1 प्लस m2 प्लस बन जाएगा। अब तुम जो पूछे थे एनसीईआरटी वाला मामला खत्म, समझा कि नहीं? कॉन्सेप्ट रखना, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो, ऑप्शन में भी इसी तरह कोऑर्डिनेट से दिया रहेगा, x का मान और y का मान, इसे ऑप्शन देगा तो आपको ले लेना है ना। अभी फिर आता है ना उस पर क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन तो बनवा देता है ना, जैसे है कि नहीं? क्लियर? सिस्टम देख लिया है ना, 3 पार्टिकल्स का सिस्टम देख लिया। इसी तरह से nth पार्टिकल का सिस्टम देख सकते हो ना, सेंटर ऑफ मास का। सही है गलत? हाँ? अब एक बात बताओ कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक, या तो क्या दिया रहेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम, अलग अलग लोकेशन। देखो आप तुम लोग जो पढ़ते हो, तो तुम लोग पढ़ते हो कि मान लिया जैसे एक मास है, ठीक है, दूसरा मास, ठीक, तीसरा मास है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हो ना कि जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है। क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 है, 2 है, 3 का मतलब क्या हुआ? अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे, इस वाले का, m1 वाले का, मान लीजिए ये मास क्या है? m1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 1i प्लस 2j प्लस, समझ में आया? लिख सकते हो ना। अगर मान लिया कि जैसे nth पार्टिकल हो सकता है ना, समेशन का मतलब ही क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास ले रहे हैं, ठीक है, तो मास हम क्या ले सकते हैं? m1 m2 m3, कहाँ तक ले सकते हैं? mn तक ले सकते हैं ना। समझा कि नहीं? उसी तरह से हम जब क्या लेंगे, x1 x2 x3, कहाँ तक ले सकते हैं? xn तक। यही हमको समेशन को बताता है ना। बात समझ? यानी क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अच्छा, यही समेशन से हम कहाँ चले जाएंगे? इंटीग्रेशन में ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं तो बताए हुए ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। यानी डिफरेंशिएशन रेट को या स्लोप को बताया। क्लियर? अब मान लिया कि हमारा जो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर जो देखोगे, एक्स आई वाई आई जे, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 से लेके n तक। समझ में आया? फिर जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन निकलेगा, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों पे निकलेगा ना कि नहीं? अगर तीनों पे, तो इसको जैसे समेशन करोगे ना, r बराबर mi ri, पोजीशन वेक्टर को, यहां पर i क्या लोगे? 1, कहां तक? n तक ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन तक पहुंचे? क्लियर? अब एक चीज देखो, अब हम जो है यहां से जो हम आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं mr। क्लियर? इसको क्या लिख दिया? समेशन अभी बताया ना, इसका मतलब क्या हो गया? mr बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, कहाँ तक? mn rn तक ना। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे, ये तो टोटल मास है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना। क्या लिखोगे? dr/dt, ये भी m1 dr1/dt है कि नहीं? इसको क्या लिख दोगे? m2 dr2/dt।
सो ऑन। समझ में आया कि नहीं? और ये पोजीशन वेक्टर है किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो पोजीशन वेक्टर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है ना। ये क्या हो गया? एम वी। और ये v जो है वेलोसिटी किसका है? सेंटर ऑफ मास का ना। m1 v1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल। अब तो बता दिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक पार्टिकल का ये मास क्या मास हो गया उसका वेलोसिटी। m2 m3 सो ऑन। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ आया ना बात समझ में कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आया ना एम वी m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आ रहा ना? फिर सो ऑन। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है जैसा बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इसलिए सीधा dv बाय यहाँ पर क्या हो गया m1 पे dv1 बाय m2 dv2 बाय। बात समझ में आया? ये तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बात समझे कि नहीं? अब यहां देखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, कोई दिक्कत? m1 a1 प्लस सो ऑन। अब यहां देखो m1 a1 m में क्या होता है फोर्स ना, f1 सो ऑन। इसका मतलब हम क्या देखें कि सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास में जो प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन और मास का वो किसके बराबर है? टोटल सम ऑफ ऑल फोर्सेस सिस्टम। बात समझ में आया? क्लियर ना? यहां से निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज देखो, एक चीज जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास नॉट डिपेंड्स ऑन। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता। अब एकदम सीधा हो, मास पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है ना? मास पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है कि नहीं? दूसरा ऑप्शन है कि दोनों के बीच के पोजीशन पे एकदम डिपेंड करता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन बताएं और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन 1 पॉइंट, ये हम सिस्टम बताते हैं ना, 1 पॉइंट सिस्टम, 2 पॉइंट सिस्टम, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, सब तो कॉन्सेप्ट बताए होंगे ना जी। अब 2 पोजीशन है तभी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना जी। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को एकदम ख्याल रखना, एकदम कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात है इसका जो रिलेटिव डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा ना, सेंटर ऑफ मास। फोर्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं? एक्सटर्नल फोर्स पे नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे, क्योंकि ये इक्वेशन देख के घोर नहीं हो जाना फोर्स का इक्वेशन पढ़ना, तो यही बांट के पढ़ना। बात समझे कि नहीं? सेंटर ऑफ मास वो क्या है? सेंटर ऑफ मास लोकेशन है। बात समझे कि नहीं? डिस्टेंस को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है कि मास एक्चुअली में कंसंट्रेट कहां। बात समझे कि नहीं? और किसके? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के। तो जब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम। बात समझे कि नहीं? और अभी तक जो मैकेनिक्स में पढ़ के आया 1 पार्टिकल सिस्टम, इसका मतलब ऑल पार्टिकल्स, फिर उसका जो क्या है वो रिजल्टेंट। तो हम सीधे मोशन जो पढ़ते हैं तो एक्चुअली में किसका मोशन पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं? और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आ गया है ना, अलग 2 पार्टिकल सिस्टम है, 3 पार्टिकल सिस्टम है, जो भी। क्लियर? ठीक। दूसरी बात है कि देखो जो टूल्स और टेक्निक्स बताते हैं, टूल और ट्रिक्स बताते हैं, टूल्स ट्रिक्स बताते हैं ना, ठीक। हमको देखना है कि कोई भी चीज किस फॉर्म में है।
स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, बात समझे कि नहीं। अगर मान लिया सिमेट्रिकल है इसके तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, अनसिमेट्रिकल है तब भी निकालना ना हमको समेशन से। समेशन किसके तरफ जाता है, इंटीग्रेशन की तरफ। समझ में आया, स्मॉल स्मॉल मास लोगे ना डीएम, स्मॉल स्मॉल, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे ना, बात समझे, क्लियर ना। सेंटर ऑफ मास पे अब क्या बनवाते हैं क्वेश्चन।